नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में और कृष्णा एकेडमी रिंगस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर तक अपन ने डिस्कस कर लिया था बेटा, रबर के जो पॉलीमर अपना चैप्टर चल रहा था उसमें अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो बहुलकों का अणुभार ज्ञात किया जाता है वो किस तरीके से बहुलकों का अणुभार ज्ञात किया जाता है। वो अपन ने दो संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार दो जो उसकी रूप थे उनका अपन ने डिस्क्राइब किया था, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपना, और इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर। अब देखो क्या होता है प्राकृतिक रबर, कैसे बनता है, कैसे प्राप्त होता है। अब आपको सीधा लिखा हुआ है इसमें प्राकृतिक रबर नेचुरल, इसका मतलब ये क्या होगा, अपने को सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक जो रबर होता है वो रबर वृक्ष होता है हीविया ब्रेजिलियस। क्या होता है, हीविया ब्रेजिलियस वृक्ष, रबर वृक्ष का नाम होता है, उससे प्राप्त होता है। उसमें क्या होता है बेटा, जैसे रबर का जो वृक्ष होता है उसके स्टेम जो होता है, तना जो होता है, उस तने में एक विशेष आकार का कट लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, विशेष आकार का चीरा लगाया जाता है। और इस चीरे से फिर क्या होता है, यहां पर चीर या लेटेक्स को क्या किया जाता है, इससे चीरा लगाया जाता है। चीरे लगाने के बाद यहां से क्या होता है, लेटेक्स और चीर, लेटेक्स या चीर जिसे अपन बोलते हैं व्हाइट इस दूध के समान, क्या हो जाता है, उसको क्या किया जाता है बेटा, इकट्ठा किया जाता है। उसे क्या किया जाता है बेटा, इकट्ठा किया जाता है। वो क्या कहलाता है, लेक्टस या चीर कहलाता है। उसे क्या कहते हैं बेटा, लेक्टस या चीर कहते हैं। अब ये जो होता है मैं आपको बताऊं फिर से कि एक विशेष आकार में ही क्या कर जाता है, लेटेक्स रबर वृक्ष होता है उसके चीरा लगाया जाता है। अब आगे की अगर अपन इसमें पर बात करते हैं तो क्या होता है, जो फिर लेटेक्स या जो चीर आपको प्राप्त होता है उसको अपन पानी मिलाकर क्या करते हैं बेटा, तनु करते हैं। क्या करते हैं, उसको तनु करते हैं। इतना तनु करते हैं जब तक वो 10 से 12 लीटर आपके पास न बच जाए ना, 10 से 12 लीटर के आसपास नहीं बच जाए, तब तक आप उसको क्या करेंगे बेटा, डाइल्यूट करेंगे, तनु करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे उसका। फिर उसमें क्या करते हैं, फिर उसमें एसिटिक अम्ल जो आपका एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल मिला देते हैं। एसिटिक अम्ल मिलाने से क्या हो जाता है, उसका स्कंदन, उसका क्या हो जाता है बेटा, स्कंदन हो जाता है उसका। और स्कंदन होने से क्या हो जाते हैं, रबड़ के कणों में प्राप्त हो जाता है, वो कण बन जाते हैं। और इन कणों को क्या कहते हैं, क्रेप रबर कहते हैं। क्या कहलाता है, ये क्रेप रबर कहलाता है। और ये रबर जो होता है ये काम का नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा, ये काम का नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो प्रत्यास्थता वगैरह का गुण इसमें क्या होता है बेटा, पाया नहीं जाता। इसमें प्रत्यास्थता वगैरह का गुण इसमें नहीं पाया जाता है। तो आपको पता चला कि प्राकृतिक रबर जो होता है रबर वृक्ष से प्राप्त होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हीविया ब्रेजिलियंसिस। ये वृक्ष आपको मेनली श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, इसमें इंडिया में भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन मेनली ये जकार्ता वगैरह, श्रीलंका वगैरह, इंडोनेशिया, इधर ये जो रबर वृक्ष होते हैं ये ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन ने बात की तो रबर वृक्ष में क्या करेंगे आप, उसके स्टेम पे एक विशेष प्रकार का चीरा लगाया जाता है, विशेष प्रकार का एक तिरछे कट के रूप में चीरा लगाया जाता है। उस चीरा लगाने के बाद में रबर वृक्ष से आपको प्राप्त होता है क्या, लेटेक्स या चीर प्राप्त होता है, लेटेक्स या चीर प्राप्त होता है। अब उस लेटेक्स को आप किसी पात्र में क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसको किसी पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, उसमें पानी मिला के उसको क्या करते हैं, डाइल्यूशन। पानी मिलाएंगे किसी में ऑब्वियसली वो डाइल्यूट होता है, तब तक डाइल्यूट करते हैं आप उसको जब तक वो 10 से 12 लीटर हो जाए। क्लियर है। फिर उसके बाद में आप उसमें क्या डालते हैं, उसके बाद उसमें डालते हैं आप एसिटिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल डालने से क्या हो गया, उसका क्या हो गया, स्कंदन हो गया, स्कंदन हो गया। स्कंदन हो जाने से क्या होता है, वो कणों के रूप में आपको क्या प्राप्त हो जाता है, और उसे आप क्या कहेंगे, क्रेप रबर कहेंगे। ये उपयोगी नहीं होता है क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता वगैरह के गुण नहीं पाए जाते। अब देखिए बेटा, जो आपका प्राकृतिक रबर होता है उसका संगठन क्या होता है, ये तो मैंने इसकी आपको कहानी बताई कि प्राकृतिक रबर कैसे होता है। तो प्राकृतिक रबर का संगठन,
कंपोजिशन ऑफ नेचुरल रबर, संगठन मतलब किससे बना होता है। तो मैं आपको बताऊं प्राकृतिक रबर 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन 1,3, याद रखिए इसे, प्राकृतिक रबर जो होते हैं 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रीन। एकलक इकाइयों के बहुलीकरण से बनता है। मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक जो रबर होता है उसमें कौन सी एकलक इकाई होती है बेटा, उसमें एकलक इकाई होती है आपके पास 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। मतलब प्राकृतिक जो बहुलक है, प्राकृतिक जो रबर है, वो किसके कंपोजिशन क्या है उसका, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। मतलब 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और 2 नंबर पे आप कहीं से 1 2 इधर से 2 नंबर पे क्या लगा देंगे, इसके मेथिल। क्लियर। तो 2 नंबर पे क्या लग गया बेटा, इसके मेथिल। तो ये क्या है आपके पास, ये है बेटा प्राकृतिक रबर 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो इसका जब, इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे आइसोप्रीन। ये क्या कहलाता है बेटा, ये आइसोप्रीन कहलाता है, इसे आप आइसोप्रीन। तो पूछा जाए कि प्राकृतिक रबर किसके बहुलक होते हैं, तो 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन के, या फिर आप कह सकते हो किसके, आइसोप्रीन के। किसके होते हैं बेटा, आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। जब इसका बहुलीकरण होगा इसके n मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड खत्म होगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये फ्री वैलेंसी के साथ, ये क्या हो गया बेटा, ये तो आपके आइसोप्रीन है या 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन है। इज दैट क्लियर। और इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे बेटा पॉली आइसोप्रीन, ये कहलाएगा पॉली आइसोप्रीन कहलाएगा। इज दैट क्लियर। ये पॉली आइसोप्रीन, मतलब आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से क्या हुआ आपके पास, फॉर्मेशन पॉली आइसोप्रीन। अब अगर अपन बात करते हैं कि आइसोप्रीन, फिर से मैं बताऊं आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत बार आपके कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, रबर का जो प्राकृतिक रबर का संगठन पूछ लेता है कि प्राकृतिक रबर होता क्या है। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है बेटा, प्राकृतिक रबर ये क्या आपके पास 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन या आइसोप्रीन के क्या होते हैं बेटा, बहुलक होते हैं। अब देखिए बेटा, अपन आगे बात करेंगे, आइसोप्रीन जो होता है आपके, उसके 2 समावेशी होते हैं, उसके 2 समावेशी होते हैं, 2 रूप होते हैं। एक तो समकक्ष आइसोप्रीन और एक होता है विपक्ष, सिस आइसोप्रीन और एक होता है ट्रांस आइसोप्रीन। ये आपने पढ़ा होगा समावेशता में, ये आपने समावेशता में पढ़ा होगा कि सिस और ट्रांस जब समान समूह द्विबंध के एक तरफ होते हैं तो उसे समकक्ष कहते हैं, और जब समान समूह द्विबंध के आमने सामने होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं बेटा, ट्रांस रूप कहते हैं। तो देखिए बेटा, समकक्ष जो होता है, रबर वृक्ष जो होता है, रबर वृक्ष से जो आपको प्राप्त होता है वो समकक्ष रूप होता है हीविया ब्रेजिलियंस से। तो ये आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं, ये आपके पास एक एकलक इकाई हो गई आइसोप्रीन की। क्लियर है। अब इसमें ये समूह और ये समूह दोनों द्विबंधों के एक साइड में ही है। क्लियर है। तो ये क्या आ गया आपके पास, समकक्ष रूप, और इसी प्रकार से एन श्रृंखलाएं आगे आगे क्या रहती है बेटा, जुड़ी रहती है। अब जो इसका विपक्ष आइसोप्रीन होता है, विपक्ष आइसोप्रीन होता है, वो आपको प्राप्त होता है किससे बेटा, गट्टा पारचा। एक और वृक्ष होता है गट्टा पारचा, उससे आपको प्राप्त होता है विपक्ष आइसोप्रीन। और सिस आइसोप्रीन की अगर अपन बात करें, इस ये जो आपस में जुड़े रहते हैं सिस आइसोप्रीन, ये दुर्बल वान डेर वाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसी के कारण ये स्प्रिंग नुमा संरचना बना लेते हैं, और इनकी प्रत्यास्थता भी क्या होती है बेटा, इसी कारण ये क्या होते हैं बेटा, प्रत्यास्थ हो जाते हैं। इस कारण ये क्या होते हैं बेटा, प्रत्यास्थ। यहां देखिए बेटा, जैसे आपने देखा C डबल बॉन्ड, ये मैंने आपके पास बना दिया एक CH3
HCH2। क्लियर है? अब देखेंगे आप, मैंने यहां बनाया तो ये जो समूह और ये समूह आमने सामने वाले समूह जब समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रांस रूप कहते हैं। तो यहां से इसका दूसरा CH2 C डबल बॉन्ड C, अगर अपन बात करेंगे CH3 यहां आ जाएगा CH2 और ये क्या हो जाएगा बेटा? H। तो ये आपस में क्या हो गया बेटा? जुड़ गए। और आपने देखा होगा कि ये समूह और ये समूह समान है, ये समूह और ये समूह समान है, तो ये कौन सा रूप हो गया बेटा? ये हो गया इसका ट्रांस आइसोप्रीन। ये क्या हो गया बेटा? ट्रांस आइसोप्रीन हो गया। इसे आप क्या कहते हैं? विपक्ष आइसोप्रीन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास रबर जो होता है, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर जो होता है, उसके दो आपके पास क्या होते हैं बेटा? रूप होते हैं, एक समपक्ष और एक क्या होता है बेटा? विपक्ष। समपक्ष जो होता है वो रबर वृक्ष से प्राप्त होता है। इसमें सीधा पूछ लेता है, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए तो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं इसका कि समपक्ष रूप क्या होता है। सिस आइसोप्रीन का सूत्र बनाइए, क्या होता है, कैसी संरचना होती है, विपक्ष की है। तो सीधा समपक्ष और विपक्ष को आपको पता है। ये अपन जो अपने क्या नाम से आइसोमेरिज्म चलेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है अपने सिलेबस में, उसमें चलेगा तो उसमें अपन खूब डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है चैप्टर है अपने पूरा आइसोमेरिज्म का, उसमें इसको काफी डिस्कस करेंगे। सिस क्या होते हैं, तो इस टाइम तो आप इतना ही सीखे बेटा कि सिस जब समान समूह द्विबंध के एक दिशा में आ जाते हैं तब होता है सिस, और जब द्विबंध के दोनों कोनों पर या दोनों छोरों पर समान समूह होते हैं तो विपक्ष रूप कहलाता है। वो क्या कहलाता है बेटा? विपक्ष रूप है कहलाता। देखो यहाँ बराबर समूह नहीं है, यहाँ भी बराबर नहीं है, लेकिन आमने सामने क्या है? कोई सा एक बराबर है, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? इसे विपक्ष रूप कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये रबर के कितने रूप प्राप्त हुए बेटा? दो, समपक्ष आइसोप्रीन और एक क्या हुआ बेटा? विपक्ष आइसोप्रीन। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है रबर का वल्कीनीकरण। जो रबर होता है, आपके रबर होता है, उसका वल्कीनीकरण कैसे होता है, वल्कीनीकरण क्यों किया जाता है और वल्कीनीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए बेटा, जो आपका प्राकृतिक रबर होता है उसके भौतिक गुणों में सुधार करने के लिए रबर का क्या किया जाता है बेटा? वल्कीनीकरण। मतलब उसके भौतिक गुणधर्म जो होते हैं, कठोरता है, प्रत्यास्थता, इन गुणों में सुधार करने के लिए जो प्रोसेस उपयोग में लिया जाता है उसे कहते हैं क्या बेटा? वल्कीनीकरण। वल्कीनीकरण में क्या होता है? जो आपका रबर है उसको सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। आपका रबर कौन सा है बेटा? आपका रबर होता है ये CH2 C डबल बॉन्ड CH3 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन है। क्लियर बेटा? 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन है, ये रबर है आपका। इस रबर को किसके साथ बेटा? सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है? इसी प्रक्रम को आप क्या कहते हैं? जब रबर को सल्फर के साथ गर्म करते हैं इसे ही कहते हैं बेटा क्या? वो वल्कीनीकरण। इसे कहते हैं वल्कीनीकरण। इसके द्वारा क्या होता है? रबर का जो द्विबंध हो जाता है उसको वो टूटकर क्या होता है? CH2C CH3 CH CH3 और सल्फर बीच में क्रॉस बंध के रूप में क्या होता है बेटा? सल्फर अटैच हो जाता है। क्रॉस बंध के रूप में क्या होता है? सल्फर अटैच हो जाता है। क्लियर है? तो ये आपने देखा कि द्विबंध टूटकर सल्फर क्या हो गया? जो बहुलक की एकलक इकाइयां होती है उसके मध्य में क्या हो जाता है बेटा? ये सल्फर के क्रॉस बंध आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? इस प्रक्रिया को आप वल्कीनीकरण कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? इनके क्रॉस सल्फर क्रॉस बहुलक की एकलक इकाइयों के बीच में सल्फर क्रॉस बंध के रूप में आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ये कठोर हो जाता है और कठोर होने से इसकी प्रत्यास्थता में क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। इनकी प्रत्यास्थता में क्या हो जाती है बेटा? वृद्धि हो जाती है। तो ये था आपके पास क्या बेटा? प्राकृतिक बहुलक रबर, जिसमें अपन ने पढ़ाई रबर कैसे अपन प्राप्त करते हैं, फिर इसको कैसे पेड़ से प्राप्त करके कैसे इसका आइसोलेशन किया जाता है, फिर इसका रासायनिक संगठन क्या होता है, इसके रूप क्या होते हैं, और फिर रबर का क्या हो जाता है बेटा? वल्कीनीकरण क्यों किया जाता है, क्या होता है वल्कीनीकरण में। तो ये अपन ने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास पे अपन डिस्कस करेंगे बेटा संश्लेषित रेशे, जो अपने पॉलीमर चैप्टर का क्या होगा बेटा? लास्ट टॉपिक रहेगा। थैंक यू बेटा।